हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनुपम पांडे एक बार फिर आपका फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। हम आज बात करेंगे बादलों की, क्लाउड्स की। सबसे पहले हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स, हमारे आज के उद्देश्य। नंबर 1, वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लाउड फॉर्मेशन। पानी की वो कौन सी विशेषताएं होती हैं जिनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है क्लाउड्स के फॉर्मेशन में, बादलों के बनने में। इसके वाटर की कौन सी विशेषताएं हैं। और दूसरा, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, इनके प्रकार क्या है और इनका नाम या नामकरण कैसे किया जाता है, इनका नॉमेनक्लेचर क्या है। आमतौर पर जब हम स्टूडेंट थे तो हमने ये महसूस किया था कि क्लाउड्स के नाम और इनका क्लासिफिकेशन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आज अभी हम समझेंगे कि ये जितना कंफ्यूजिंग दिखता है उतना कंफ्यूजिंग होता नहीं, इनफैक्ट ये बड़ा सरल होता है। लेकिन उससे पहले क्लाउड्स के बारे में, क्लाउड इज एन एग्रीगेशन ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल। इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स दोनों का एग्रीगेशन होता है, दोनों का एकीकरण होता है। ये एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके दे आर सस्पेंडेड इन एयर, ये हवा में तैरते रहते हैं। एंड आर ग्रेट इनफ इन वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन टू बी विजिबल, और इनका आकार और इनका हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन या संकेंद्रण इतने बड़े पैमाने पर होता है कि इनको हम नीचे से देख भी सकते हैं। एक बार फिर से, क्लाउड इज एन एग्रीगेशन, ये एकीकरण है, ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स, इसमें वाटर और आइस क्रिस्टल्स दोनों होते हैं, दैट आर सस्पेंडेड इन एयर एंड आर लार्ज इनफ इन वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन टू बी विजिबल, जिनको हम नीचे से देख सकते हैं। अब बात इनके महत्व की। क्लाउड इज द बेसिक स्टेज फॉर रेनफॉल, ये वर्षा की सबसे अहम कड़ी है। एंड दे गिव अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द इवेंट्स हैपनिंग और अबाउट टू हैपन इन द एटमॉस्फेयर। बादलों को देख करके हम न सिर्फ इस चीज़ का संकेत मिलता है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय एटमॉस्फेयर में क्या घटनाएं घट रही हैं, बल्कि हम इस बात का प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, इस बात का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं कि किस तरीके का बदलाव हमारे एटमॉस्फेयर में इमीडिएट वहाँ पर आने वाला है, वेदर में किस तरह के हम कह सकते हैं परिवर्तन, चेंजेस अप्रोच कर रहे हैं। अब देखते हैं वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाउड के फॉर्मेशन में या क्लाउड के कंटेक्स्ट में। सबसे पहला, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये नेचुरली पाया जाता है। H2O वाटर, जिसका फॉर्मूला है H2O, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसा कि आप ये बगल में फोटो में देख सकते हैं, देखिए ये इसका सॉलिड रूप है, आइस है, ये लिक्विड है, वाटर है, और यहाँ पर ये गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट वाटर की। ये अंटार्कटिका की फ़ोटो है, एक पेंगुइन है, तो हम समझ सकते हैं कि ये कहाँ की फ़ोटो होगी, ये अंटार्कटिका की है। दूसरी विशेषता कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं या आकर्षित करते हैं। देखिए H2O ये एक स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरा जो कंपाउंड होगा H2O का, उसको ये अट्रैक्ट करता है या अट्रैक्ट होता है। कैसे, और इसका बड़ा महत्व है क्लाउड फॉर्मेशन में, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और, जो लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, ये बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व होती है जब पानी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से तरल अवस्था से गैसियस अवस्था में चेंज होता है। और इसी गुप्त ऊष्मा का, लेटेंट हीट का एक बड़ा मेजर रोल होता है हमारे वाटर साइकिल को, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को, जल चक्र को चलाने में। तो इससे पहले कि हम लोग लेटेंट हीट की बात करें, थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे कि वाटर का मॉलिक्यूल स्टेबल होते हुए भी एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को आकर्षित कैसे करता है। देखिए इस फिगर में, यहाँ पर 2 फिगर हैं। पहले फिगर को अगर हम लोग देखें, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। देखिए ये क्या है, H2O, जिसके अंदर O का एक एटम है और 2 एटम H के हैं, हाइड्रोजन के हैं, और एक ऑक्सीजन का, और ये मिलकर के वाटर बनते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन पे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। ये इस तरीके से जब ये वाटर का मॉलिक्यूल होता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स का अलाइनमेंट, इनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि इधर एक तरफ ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है
और जिधर हाइड्रोजन होता है और जिधर हाइड्रोजन नहीं है या सिर्फ ऑक्सीजन है उधर की तरफ एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओवरऑल चार्ज स्टेबल है, लेकिन इनका अरेंजमेंट इस तरह का है कि एक तरफ ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसका महत्व क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखें तो मान लीजिए कि ये O है, यहाँ पर H है और ये H है, ये दोनों ये इस तरीके से कंपाउंड या मॉलिक्यूल ये बना हुआ है। इसके बाद एक दूसरा मान लीजिए यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये H और H है। अब देखिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, तो ये दोनों भी आपस में इनकी एक तरह का आकर्षण पैदा हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग इधर देखें तो मान लीजिए ये एक इंडिपेंडेंट वाटर का मॉलिक्यूल है, देखिए इधर O है और ये 2H है। यहाँ O की तरफ हमने देखा था कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और H की तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये भी आपस में एक दूसरे से आकर्षित होने लगते हैं। इसी क्रम में देखिए ये यहाँ पर एक दूसरा है, यहाँ पर H है, ये O है, तो अब ये H और O, और इसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए ये H2O है और ये अब देखिए ये जो O है यहाँ का, ये O और ये H, ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित होते रहते हैं और इस तरीके से एक लंबी सी चेन बनती चली जाती है। मतलब ये कि अगर इस तरीके का एक एटम, एक मॉलिक्यूल वाटर का अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल 1 है और ये मॉलिक्यूल 2 है, तो इनकी अपनी एक नेचुरल प्रवृत्ति होगी कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, जो पार्शियल जिस पर नेगेटिव चार्ज है, वो आकर्षित होकर के अपने को अलाइन कर लेगा, अपने को जोड़ने की कोशिश करेगा। किससे? जो पहले वाले वाटर के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का पार्ट है। अभी एक दूसरा फिगर और हम लोग देखेंगे, उससे बात और स्पष्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं लेटेंट हीट की, गुप्त ऊष्मा की। देखिए एक बर्तन में, यहाँ फिगर में देख सकते हैं, एक बर्तन में पानी गर्म हो रहा है और पानी इसके बाद बॉयल हो रहा है और ये वेपर में चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। मान लीजिए कि ये पानी पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, हमने इसको गर्म किया तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने पे ये जो टेम्परेचर है ये स्थिर हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, जिसको हम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि एक बार अगर बॉइलिंग पॉइंट पहुँच गया, इसके बाद आप लगातार उसको ऊष्मा देते रहेंगे, उसको हीट देते रहेंगे, तो भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। वो जो आप हीट दे रहे हैं, जो ऊष्मा दे रहे हैं, उसका उपयोग हो जाता है चेंज ऑफ स्टेट में। जो तरल से गैस में चेंज हो रही है, इस प्रोसेस में इस अतिरिक्त ऊष्मा का उपयोग हो जाता है, इसका प्रयोग हो जाता है और ये एनर्जी स्टोर हो जाती है एज लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अभी ये बात और बेहतर समझ में आएगी। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 ग्राम वाटर है, H2O है, जो पहले आइस के फॉर्म में है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये 1 ग्राम आइस है और ये चेंज हो रही है वाटर में, ये वाटर में चेंज हो रही है। तो आइस को अगर वाटर में चेंज होना है तो इसको हीट देना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम आइस को वाटर में जब ये चेंज होती है तो इसको हमें लगभग 80 कैलोरीज एनर्जी की यूनिट होती है, इसको हम यहाँ पर C से दिखा दे रहे हैं। 80 कैलोरीज इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये आइस वाटर में चेंज हो। तो इसको जब हम 80 कैलोरी एनर्जी देंगे तब ये वाटर में कन्वर्ट होगा। और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं कि अगर इस पानी में से हम 80 कैलोरी एनर्जी निकाल लें, इसको अगर हम -80 कैलोरी कर दें, अगर हम इसको -80 कैलोरी कर दें, इसमें से एनर्जी निकाल लें, मतलब उसको ठंडा करेंगे तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसी एक टेम्परेचर पर जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर उस पर हमने 80 कैलोरी हीट दे दिया तो आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। और अगर वाटर से हमने, पानी से हमने 80 कैलोरी हीट एनर्जी बाहर निकाल ली, ठंडा कर लिया, तो ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर ये वाटर है और इधर है वाटर वेपर।
अब ये कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर गैसियस स्टेट में, तो यहाँ पे प्लस 540 कैलोरी, 540 कैलोरी की हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। कितना है? 1 ही ग्राम पानी है, ये भी यहाँ पे 1 ग्राम H2O है, वाटर है। तो वाटर को जब हम 540 कैलोरी एक्स्ट्रा हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तब ये लिक्विड से, ये लिक्विड है यहाँ से ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। मतलब ये कि जब ये वेपर ये गैसियस स्टेट में है, जब ये वापस लिक्विड स्टेट में आएगा, कंडेंसेशन होगा, चेंज ऑफ स्टेट होगा, तो इससे 540 कैलोरी हीट निकालनी पड़ेगी, इसको ठंडा करना पड़ेगा, तभी ये वापस गैसियस से लिक्विड स्टेट में आएगा। तो ये तो बात हो गई दोनों चेंज ऑफ स्टेट की। और ये हो रहा था 0 डिग्री पर, ये हो रहा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इस पानी को 0 से 100 लाने में भी पानी को गर्म करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से इस पानी को 0 डिग्री से गर्म करके पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड लाना पड़ेगा। तो इसमें लगभग एडिशनल 100 कैलोरीज की हीट एनर्जी देनी पड़ती 1 ग्राम पानी को। ध्यान दीजिएगा। तो मतलब अगर इस वाटर को 1 ग्राम पानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अगर इसे हमें 0 पर लाना है तो 1 ग्राम पानी से हमें लगभग 100 कैलोरीज की जो हीट एनर्जी है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि ये ठंडा हो, तभी ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, सिर्फ 1 ग्राम वाटर। तो अगर हम लोग इस पूरी चीज़ को देखें तो इस 1 ग्राम पानी को आइस से वाटर और उसके बाद वेपर, इसमें जो टोटल एनर्जी चाहिए वो 80 कैलोरी प्लस 100 कैलोरी प्लस 540 कैलोरी। देखिए ये 80 कैलोरी से चेंज हो रहा है आइस से वाटर में, और फिर ये 540 कैलोरी चाहिए इसको वाटर से वेपर में। ये दोनों लेटेंट हीट होती हैं, ये दोनों लेटेंट हीट है, और ये 100 कैलोरी की एनर्जी यूज़ हो रही है इसको टेम्परेचर को 0 से 100 ले जाने में। और अब एक आखिरी बात क्लाउड्स के कंटेक्स्ट में, मान लीजिए कि एक बार फिर से ये 1 ग्राम वाटर है जो लिक्विड स्टेट में है, ये तरल अवस्था में है, ये इवेपोरेट हुआ, ये इवेपोरेट हो करके वाटर वेपर बन गया, और इसमें जो चेंज ऑफ स्टेट हुआ इसमें 540 कैलोरी की हीट एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, जिसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं, इसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद ये वेपर एटमॉस्फेयर में ऊपर गया, टेम्परेचर कम हुआ, कम होने के बाद इसमें कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ, इसमें कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ, वापस ये चेंज हो गया वाटर वेपर से लिक्विड स्टेट में। ये लिक्विड स्टेट में वापस ये चेंज हो गया, तो 540 कैलोरी की हीट यहाँ पर रिलीज हो जाएगी, इससे बाहर निकल आएगी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगले लेक्चर में हम इस पर बहुत विस्तार से बात करेंगे कि ये जो हवा का कॉलम जब ऊपर उठता है और वो ठंडा होता है, तो एक तो हम लोगों ने नॉर्मल लैप्स रेट की बात की थी शुरुआत के लेक्चर्स में। यहाँ पर एक दूसरा टर्म आता है एडियाबैटिक रेट, और उसके साथ भी 2 टर्म जुड़ करके आते हैं, ड्राई और वेट एडियाबैटिक रेट, जिसको शुष्क या आर्द्र रुदोष्म दर भी कहते हैं। एडियाबैटिक रेट क्या होता है, ड्राई एडियाबैटिक क्या होता है, वेट एडियाबैटिक क्या होता है, और इसका लेटेंट हीट से क्या रिलेशन है, इसके ऊपर हमारा जो अगला लेक्चर रेनफॉल है, इस पर हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इनका नाम लेकर के छोड़ दे रहे हैं। वाटर और वाटर वेपर के कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग आते हैं क्लाउड्स पर और उनके टाइप्स पर, उनके नेम्स में। देखिए 3 तरह के क्लाउड्स या नाम लगातार आते हैं। पहला है क्यूमुलस। ये बादल देखिए नीचे, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये गुच्छेदार होते हैं। देखिए ये गुच्छेदार होते हैं, जैसे भेड़ के ऊन होता है, ये उस तरीके से होते हैं।
और इसमें आगे भी और इसका क्लासिफिकेशन है, जिस पे हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है स्ट्रेटस क्लाउड की। ये स्ट्रेटा या लेयर से लिया गया है। देखिए यहाँ पर क्लाउड भी ये लेयर्स के फॉर्म में होते हैं। और तीसरा होता है निम्बस क्लाउड। ये क्लाउड्स होते हैं जिनमें वर्टिकल डेवलपमेंट होता है और ये काफ़ी ऊंचे हो सकते हैं। इनका जो विस्तार है वो कई हज़ार मीटर तक हो सकता है। और सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं वर्षा और जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, तूफान, टॉर्नेडो, इस तरह की चीज़ें इसी तरह के बादल से एसोसिएटेड होती हैं। कैसे, अब हम लोग एक एक टाइप क्लाउड का सेपरेटली देखते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में क्यूमुलस क्लाउड्स के बारे में चर्चा की थी। हमने आपको बताया था कि ये क्लाउड्स गुच्छेदार होते हैं, इस तरीके से होते हैं, भेड़ का जैसे ऊन होता है उस तरीके के होते हैं। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्यूमुलस क्लाउड्स हैं। तो क्यूमुलस का मतलब वो क्लाउड्स जिनका जो आप कह सकते हैं शेप है वो ऊन के शेप में होता है, शीप के ऊल के शेप में होता है। यहाँ पर देखिए एक नाम और आ रहा है, आल्टो, सीरो और निम्बस। ज़रा इसको डिटेल देखते हैं। आल्टो हम लोग बोलते हैं उन क्लाउड्स को जो हमारे ट्रोपोस्फियर में एक बीच की लेयर में होता है। अभी इस पर हम और डिटेल में आ रहे हैं, यहाँ बस इतना ही देखते चलिए। समझिए कि जो आल्टो क्लाउड्स, अगर आल्टो नाम लिखा हुआ है मतलब कि ये मिडिल में है। ऑल्दो ये हाई क्लाउड्स होते हैं, लेकिन जब हम लोग ट्रोपोस्फियर की लेयर्स देखेंगे तो हायर क्लाउड्स और जो नीचे के क्लाउड्स हैं उनके ये बीच की लेयर है। तो अगर आल्टो और क्यूमुलस लिखा हुआ है मतलब मिडिल लेयर के वो क्लाउड्स जो गुच्छे के फॉर्म में है। इसी तरह से सेरो होता है। सेरो टर्म ये यूज़ किया जाता है हायर क्लाउड्स को जो सबसे टॉप पर मिलते हैं। तो अगर सेरो और क्यूमुलस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये गुच्छेदार वो बादल हैं जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर मिलते हैं। और इसके बाद तीसरा नाम हमने यहाँ पर लिखा है क्यूमुलो और निम्बस। क्यूमुलो का मतलब गुच्छेदार बादल है इस तरीके से, और निम्बस का मतलब होता है वर्टिकल डेवलपमेंट, मतलब ये गुच्छेदार जो क्लाउड्स हैं उनका वर्टिकल डेवलपमेंट होता है। देखिए इसमें एकदम कंफ्यूज मत होइए, होने की आवश्यकता नहीं है। क्यूमुलस मतलब गुच्छेदार बादल। इसके बाद आल्टो क्यूमुलस, आल्टो का मतलब होता है मिडिल क्लाउड्स में जो बीच की लेयर में। तो आल्टो और क्यूमुलस है मतलब मिडिल लेयर में पाए जाने वाले गुच्छेदार बादल। इसके बाद सेरो क्यूमुलस, सेरो का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल पर जो सबसे ऊंचाई पर बादल मिलते हैं। और सेरो के साथ में क्यूमुलस है मतलब सबसे ऊंचाई पर मिलने वाले वो बादल जो गुच्छेदार हैं। और इसके बाद क्यूमुलो और निम्बस। क्यूमुलोस हम लोग को पता है जो गुच्छेदार बादल है, और निम्बस टर्म यूज़ किया जाता है वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड्स में, मतलब जब गुच्छेदार बादलों का लंबवत या वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, जब उनकी हाइट एक पिलर, एक खंबे की तरह से जब वो ट्रोपोस्फियर में डेवलप होता है तो उसको हम लोग क्यूमुलो निम्बस कहते हैं। और अब बात आती है स्ट्रेटस क्लाउड्स की। ज़रा इसको भी देखते हैं। स्ट्रेटस हमने आपको बताया था, ये टर्म लिया गया है स्ट्रेटा से या लेयर से, परतों से, मतलब ये बादल परतदार होते हैं, जैसा कि आप बगल में यहाँ देखिए फिगर में भी देख सकते हैं कि ये कैसे लेयर्स में ये क्लाउड्स अरेंज्ड है। तो अगर सिर्फ स्ट्रेटस है तो इसका मतलब कि लोअर ट्रोपोस्फियर में ये परतदार बादल हैं, ये लोअर लेवल पर मिलते हैं। इसके बाद अब आता है आल्टो और स्ट्रेटस। आल्टो हमने भी पिछले स्लाइड में देखा था कि ये मिडिल क्लाउड में कहते हैं, ये मिडिल में है, ये मिडिल में है। तो मतलब जो मिडिल लेयर के परतदार बादल होते हैं उसको हम लोग आल्टो और स्ट्रेटस कहते हैं। इसी तरीके से सेरो स्ट्रेटस, सेरो हमने भी पिछले स्लाइड में देखा था, ये हाई क्लाउड्स को कहते हैं। तो सेरो का मतलब हाई है और स्ट्रेटस का मतलब परतदार है, मतलब हायर क्लाउड्स में जो परतदार बादल होते हैं उसको हम लोग सेरो स्ट्रेटस कहते हैं। इसके बाद निम्बस टर्म यूज़ किया गया है वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए। हमने पिछले स्लाइड में देखा था, क्यूमुलस में हम लोगों ने देखा था कि अगर क्यूमुलस बादल वर्टिकली डेवलप हो जाए तो उसको हम लोग क्यूमुलोनिम्बस बोलते हैं। इसी तरीके से अगर स्ट्रेटस क्लाउड, ये जो परतदार बादल है, अगर इनका एक टावर या ऐसे पिलर एक खंबे की तरह डेवलप करता चला जाए तो देखिए ये स्ट्रेटा है पूरा, ये पूरा स्ट्रेटा है, और चूंकि ये वर्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो इसको हम लोग
स्ट्रैटो निम्बस कहते हैं। स्ट्रैटो वर्ड यूज हो गया परत से रिलेटेड है, लेयर से रिलेटेड है, और निम्बस मतलब वर्टिकल डेवलपमेंट, मतलब परत दर परत इस क्लाउड का वर्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है। और अब एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जिसमें स्ट्रैटो और क्यूमुलस दोनों है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यूमुलस क्लाउड्स है, ये शीप के ऊन की तरह से होते हैं, गुच्छेदार होते हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट शीट्स के फॉर्म में है इस तरीके से। तो जो बादल है वो तो क्यूमुलस है, लेकिन जो इनका अरेंजमेंट है वो लेयर्स में है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके के बादल को हम लोग स्ट्रैटो क्यूमुलस कहते हैं। मतलब स्ट्रैटा भी है और जो बादल है उनका जो बेसिक नेचर है वो क्यूमुलस है, गुच्छेदार है। तो एक बार फिर से देखते हैं, स्ट्रैटस क्लाउड जो शीट्स में होते हैं। इसके बाद आल्टो स्ट्रैटस, आल्टो हमने आपको बताया ये मिडिल क्लाउड्स के लिए यूज़ होता है, मिडिल लेयर में। तो मिडिल लेयर में जो शीटदार परतदार बादल हैं वो आल्टो स्ट्रैटस हो गए। इसी तरीके से सेरो स्ट्रैटस हो गए, सेरो हायर क्लाउड्स के लिए होता है, तो हायर क्लाउड्स में जो परतदार बादल होते हैं। इसके बाद स्ट्रैटो निम्बस, मतलब लेयर, ये जो शीट्स वाले बादल हैं, अगर इनका वर्टिकल डेवलपमेंट हो जाए, पिलर की तरीके से हो जाए, तो उसको स्ट्रैटो निम्बस कहते हैं। और फाइनली स्ट्रैटो क्यूमुलस, स्ट्रैटो मतलब लेयर्स और क्यूमुलस मतलब गुच्छेदार। तो अगर गुच्छेदार बादल परत दर परत अगर लेयर के फॉर्म में अरेंज हो जाए तो उसको स्ट्रैटो क्यूमुलस कहते हैं। देखिए, अब ये क्लाउड टाइप्स का मेन फिगर है जो आमतौर पर हर बुक्स में दिखता है अलग अलग फॉर्म में। ये क्लासिफिकेशन ल्यूक हॉवर्ड ने दिया था, ये ब्रिटिश मेट्रोलॉजिस्ट थे, काम करते थे, 1803 में इन्होंने दिया था। और अब जरा इधर देखते हैं, सबसे पहले देखिए ये एक डिवीज़न है यहाँ पे। इधर अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो लो क्लाउड्स हम लोग मानते हैं 2000 मीटर की हाइट तक। इसके बाद मिडिल क्लाउड हम लोग मानते हैं 2000 से लेकर के लगभग 7000 मीटर की हाइट तक ट्रोपोस्फियर में। और उसके ऊपर के होते हैं हायर क्लाउड जिनकी हाइट काफ़ी हो सकती है। अब देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो बात समझा था, देखिए लोअर क्लाउड्स में यहाँ पर ये क्यूमुलस क्लाउड है। पहला ये क्यूमुलस क्लाउड है, गुच्छेदार है, हम लोग जानते हैं क्यूमुलस मतलब गुच्छेदार। इसके बाद स्ट्रैटस क्लाउड, स्ट्रैटस हमको पता है, देखिए ये लेयरदार है, ये परतदार होते हैं। इसके बाद स्ट्रैटो क्यूमुलस मतलब क्यूमुलस क्लाउड है, गुच्छेदार बादल है, लेकिन वो लेयर में लगे हुए हैं। देखिए ये लेयर में, लेयर के फॉर्म में है। तो जो ओरिजिनल जो कैरेक्टर है वो क्यूमुलस है, गुच्छेदार है, लेकिन उनका अरेंजमेंट चूँकि लेयर में है इसलिए इसको स्ट्रैटो क्यूमुलस कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और राइट साइड में है निम्बो स्ट्रैटस। देखिए ये शीटदार बादल है, ये लेयरदार है और ये वर्टिकली डेवलप हो गया है, तो इसको निम्बो और स्ट्रैटस जो भी हम लोगों ने बात किया। इसी तरीके से क्यूमुलो और निम्बस मतलब क्यूमुलस क्लाउड है, ये क्यूमुलस क्लाउड है और इसका डेवलपमेंट वर्टिकल हो गया है, तो इसको हम लोग क्यूमुलो निम्बस कहते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला आता है मिडिल लेयर का क्लाउड, जिसमें आल्टो और क्यूमुलस। आल्टो हमने आपको बताया था मिडिल लेयर, और क्यूमुलस मतलब गुच्छेदार, मतलब मिडिल लेयर के गुच्छेदार बादल। इसी तरीके से आल्टो और स्ट्रैटस, मतलब आल्टो मतलब मिडिल लेयर का क्लाउड और स्ट्रैटस मतलब शीटदार। इसके बाद हम लोग आते हैं ऊपर हायर क्लाउड में। देखिए आता है सिरो और क्यूमुलस। सिरो का मतलब हायर क्लाउड, देखिए ये सिरस क्लाउड है, मतलब हायर क्लाउड्स को कहते हैं। अब इसमें सिरो क्यूमुलस है तो मतलब हायर क्लाउड्स में जो गुच्छेदार बादल हैं, और सिरो स्ट्रैटस मतलब हायर क्लाउड में जो परतदार बादल है। तो हमने देखिए क्लाउड्स का टाइप देखा। पहला हम लोगों ने देखा क्यूमुलस जो लोअर स्ट्रेटा में, लोअर उसमें गुच्छेदार है। इसके बाद स्ट्रैटस जो लोअर क्लाउड्स में आता है, शीटदार है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है स्ट्रैटो क्यूमुलस की, जिसमें गुच्छेदार बादल शीट्स में अरेंज्ड है। इसके बाद निम्बो स्ट्रैटस, देखिए अब ये वर्टिकल डेवलपमेंट है तो ये लोअर लेयर में भी है और मिडिल लेयर में भी है। देखिए इन दोनों लेयर्स में आ रहा है निम्बो स्ट्रैटस, क्यों? क्योंकि वर्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है। निम्बो मतलब वर्टिकल डेवलपमेंट है और स्ट्रैटस मतलब लेयर्स में है। इसके बाद क्यूमुलो निम्बस, ये सबसे ज़्यादा हाइट के बादल होते हैं। क्यूमुलस मतलब गुच्छेदार और निम्बस मतलब वर्टिकल डेवलपमेंट। देखिए पूरा लोअर से लेकर के हायर तक जा सकते हैं।
इसके बाद हम लोगों ने देखा ऑल्टो क्यूमुलस। ऑल्टो होता है मिडिल क्लाउड और क्यूमुलस मतलब गुच्छेदार, मतलब मिडिल क्लाउड में गुच्छेदार जो बादल हैं। इसी तरीके से ऑल्टो स्ट्रैटस मतलब जो मिडिल क्लाउड में परतदार बादल हैं। इसके बाद सिरस, ये सबसे जो हाईएस्ट क्लाउड होते हैं उनको बोलते हैं। उसी में आप उसी परिवार में फैमिली में देखिए सिरोक्यूमुलस मतलब जो हायर क्लाउड्स में गुच्छेदार है उनको सिरोक्यूमुलस बोलेंगे, और हायर क्लाउड्स में जो परतदार बादल होते हैं उसको सिरो स्ट्रेटस बोलते हैं। और फाइनली थोड़ी सी बात कोल्ड क्लाउड्स की और वार्म क्लाउड्स की। अभी तक हम लोगों ने जो क्लाउड्स का नॉमेनक्लेचर देखा या उनका क्लासिफिकेशन देखा उसका आधार था उनका शेप और उनकी हाइट। अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर के आधार पर कोल्ड और वार्म क्लाउड्स की। हमने लेक्चर 11 में जो हमारा ह्यूमिडिटी पर था, आर्द्रता पर लेक्चर था, उसमें बहुत डिटेल में हमने समझा था कि क्या रिलेशन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान की टेम्परेचर की। अगर ये फिगर में हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर सबसे नीचे टेम्परेचर ये 85 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है और ऊपर जाने पर ये 80 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हो गया। और अगर हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता देखें तो देखिए जब टेम्परेचर 85 फ़ारेनहाइट था डिग्री तो ये 60% था, और जब ये टेम्परेचर कम हुआ 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई। और हाइट पर जाने पे टेम्परेचर और कम हुआ 75 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो और बढ़ गई, ये 85% हो गई। मतलब हमने देख रखा है, समझा है कि जब टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। ये हमने लेक्चर 11 में बात की थी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोल्ड और वार्म क्लाउड्स के बारे में। मान लीजिए कि ये सरफेस है, ये हम 0 हाइट पर है, इसके बाद ये हम आ गए 1000 मीटर हाइट पर है, ये 2000 मीटर पर है और ये 3000 मीटर पर है, ये हाइट बढ़ रही है। इसके बाद यहाँ पर सरफेस पर एक हवा का कॉलम है, यहाँ पर एक पैकेट है जिसकी एक्चुअल ह्यूमिडिटी, जिसकी वास्तविक आर्द्रता ये मान लीजिए 20 ग्राम है, और यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो 30 ग्राम है। तो इन दोनों का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा इस जगह का वो होगा 20/30 × 100 इज इक्वल टू 66%। ये यहाँ पे इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अब जब यही हवा का कॉलम ऊपर चला गया, मान ली 1000 मीटर ऊपर गया, ये एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर इसकी देखिए जो एक्चुअल ह्यूमिडिटी है, जो इसके अंदर पानी है वो तो उतना ही रहेगा, 20 ग्राम है। लेकिन ऊपर जाने पर चूँकि टेम्परेचर कम हुआ है तो जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो 30 ग्राम से घट करके 25 ग्राम हो गई, ये कम हो गई। तो अब यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितनी होगी, ये 20/25 × 100 होगा, जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा RH इज इक्वल टू 80%। और जब ये कॉलम थोड़ा और हाइट पर गया 2000 मीटर या उसके ऊपर थोड़ी सी हाइट पर गया तो देखिए एक्चुअल ह्यूमिडिटी तो उतनी ही रहेगी, 20 ग्राम है, जितना पानी है उतना है। लेकिन ऊपर जाने पर जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, जो क्षमता थी वो और घट गई और वो हो गई 20 ग्राम। तो अब यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हो जाएगी 20/20 × 100 इज इक्वल टू 100%। और हम लोग कहते हैं कि ये ड्यू पॉइंट आ गया। ये तो एक बात हो गई। अब अगर हम इसी हवा के पैकेट को या इसी तरह के हवा के पैकेट को हम दो अलग अलग अक्षांशों पर देखें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 10 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पे 50 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 10 डिग्री नॉर्थ पर 30 डिग्री तापमान है तो हम कह सकते हैं कि 50 डिग्री नॉर्थ पर ये तापमान यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नॉर्थ की तरफ गए तो तापमान कम हो गया। अब यहाँ पर अगर 10 डिग्री नॉर्थ पर हम 1000 मीटर ऊपर जाएंगे और यहाँ का तापमान अगर 30 था तो यहाँ का तापमान 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और अगर हम ये 50 डिग्री नॉर्थ पर जहाँ पर सरफेस का तापमान 10 डिग्री था,
अगर यहाँ पर हम 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो यहाँ का तापमान 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जो नॉर्मल लैप्स रेट है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो रहा है। और 1000 मीटर और ऊपर जाएंगे तो यहाँ का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब देखिए कि इस लेयर पर कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब ये वेपर्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड फॉर्म में इस लेयर पे। यहाँ पर अगर ये 10 डिग्री नॉर्थ की स्थिति देखें तो वो लेयर जहाँ पर ड्यू पॉइंट या जहाँ पर ये स्टेट चेंज हो रही है, जहाँ पर कंडेंसेशन संघनन की प्रक्रिया हो रही है, वहाँ का तापमान कितना है 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। और 50 डिग्री नॉर्थ पर वहाँ का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर जो 10 डिग्री नॉर्थ पर जो संघनन या कंडेंसेशन की लेयर है उसका तापमान 0 के ऊपर है, देखिए 17 डिग्री है, और यहाँ पर यह तापमान 0 के नीचे है। तो यहाँ पर इस 17 डिग्री पर जो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर जो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे वार्म क्लाउड। और जहाँ पर तापमान 0 के नीचे है और वेपर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कोल्ड क्लाउड। ये इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो बादल के बनने की प्रक्रिया है जिसमें कोई एक न्यूक्लियस होता है, कोई एक कण होता है जिसके चारों ओर ये वेपर्स कंडेंस होते हैं, जिसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। जो न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर हम कह सकते हैं कि ये कंडेंसेशन हो करके और ये बूंदें उससे चिपक करके और फिर एक बड़ी बूंद बनती हैं। तो यहाँ पर जो वार्म क्लाउड होता है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डस्ट का हो सकता है, ऐश का हो सकता है, इसमें सॉल्ट हो सकते हैं, ये डस्ट हो सकता है, ऐश राख हो सकती है वॉल्केनिक इरप्शन की, समुद्र से ऊपर निकला हुआ सॉल्ट हो सकता है। तो ये वार्म क्लाउड में है। और कोल्ड क्लाउड में नॉर्मली चूँकि ये तापमान 0 के नीचे है तो वहाँ पर जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं, हमने शुरू में भी बात किया था कि जो क्लाउड्स होते हैं उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स भी होते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। देखिए उसी चीज़ को हम यहाँ पर और इलाबरेट कर रहे हैं और विस्तार से बता रहे हैं कि जो जहाँ पर तापमान 0 के नीचे होता है तो वहाँ पर छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल्स कण होते हैं जो न्यूक्लियस का काम करते हैं। आइस क्यों है? क्योंकि तापमान 0 के नीचे है, और जब ये वेपर जा करके जो वाटर वेपर है ये उसी आइस के क्रिस्टल पर कंडेंस हो करके और उस क्रिस्टल की साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता है। इसीलिए जो हमारे सिरस क्लाउड होते हैं बेसिकली ये सारे आइस के क्रिस्टल्स होते हैं। लेकिन जब आप आल्टो और जो नीचे की लेयर आते हैं वहाँ पर जो क्लाउड्स होते हैं वो वार्म क्लाउड होते हैं। तो एक फाइनली हम कह सकते हैं कि जब कंडेंसेशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के लिए ऊपर हो रहा है, उस लेयर का तापमान 0 के ऊपर है, तो वहाँ जो बनने वाला क्लाउड है उसको हम लोग वार्म क्लाउड कहेंगे। और अगर वो लेयर जहाँ कंडेंसेशन हो रहा है, जहाँ संघनन हो रहा है, अगर उसका तापमान 0 के नीचे है तो वहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो आइस का क्रिस्टल होता है और उससे जो बनने वाले क्लाउड्स हैं उसको हम लोग कोल्ड क्लाउड कहते हैं। और अब एक प्रश्न जो हर जोग्राफर के या हर बच्चे के या हर आदमी के जहन में मन में कभी न कभी ज़रूर आया होगा कि बादलों से बारिश तो होती है लेकिन हर बादल से बारिश क्यों नहीं होती है। ज़रा इस बात को समझते हैं। देखिए क्लाउड्स में जो ड्रॉपलेट होती है, वाटर की जो बूंद होती है, जो कण है, पहली चीज़ तो ये कि वो बहुत छोटा होता है, और दूसरा उसका जो वेट है वो भी बहुत कम होता है, वेरी लेस वेट। दोनों चीज़ें होती, छोटा होता है। छोटा आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर 1 मिलीमीटर हम लोग ले, 1 मिलीमीटर, उसमें हो सकता है कई हजार बूंदें इसकी वाटर ड्रॉपलेट्स की आ जाए, इतना छोटा होता है, और इसीलिए हवा में तैरते रहते हैं। अब हम लोगों ने एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल देखा है कि अगर कोई चीज़ बहुत हल्की है, जैसे किसी चिड़िया का फेदर है, किसी चिड़िया का पंख है, आप देखिए तो बड़े समय तक वो हवा में तैरता रहता है। धीरे धीरे करके वो नीचे तो आएगा लेकिन वो काफ़ी समय तक हवा में तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा और बहुत हल्का है। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए ये हमारी जो क्लाउड की ड्रॉपलेट्स है वो ये है, ये बहुत छोटी साइज़ की हैं, तो ये हवा में तैरती रहती हैं, लेकिन इस प्रोसेस में ये धीरे धीरे करके, चूँकि इनका
कुछ तो वेट है, तो ये धीरे धीरे करके नीचे आती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर की लेयर है इसका टेम्परेचर क्या होगा, कोल्ड होगा, और जब ये इसके नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो इधर का टेम्परेचर वार्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है। ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है तो नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब ये बूंदें नीचे की तरफ चलती हैं तो इसमें ये एक वार्म इन्वायरमेंट में पहुंचती हैं। जो तापमान में थी उससे ये थोड़ा सा गर्म इन्वायरमेंट में पहुंचती हैं, और जब ये गर्म में पहुंचेंगी तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगी। अगर कोई ठंडी चीज़ एक गर्म इन्वायरमेंट में रखा जाएगा तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है उसको ये गर्मी को, हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, और जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगी तो इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, इनका टेम्परेचर राइज होगा, और जब इनका टेम्परेचर राइज होगा तो इनका यहाँ पर एक इवेपोरेशन का, वाष्पीकरण का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये बूंद नीचे चली, गर्म एनवायरनमेंट में आई, जिसके कारण इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, उससे इसका टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने से ये इवेपोरेट हुई, और इवेपोरेट होकर के ये फिर वापस चली गई। तो ये बूंदें नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन ये बीच में ही इवेपोरेट होकर के और वापस एक बार फिर से ऊपर चली जाती हैं। तो हमने देखा कि देखिए क्लाउड्स भी हैं जिसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, और वो नीचे की तरफ चलती भी हैं, लेकिन इन प्रोसेस में वो गर्म हुई, उनका टेम्परेचर बढ़ा, उसमें वाष्पीकृत होकर के और वो वापस चली गई। तो इन बादलों से वर्षा नहीं हुई। अब देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिससे वर्षा होती है। तो उसके लिए दो चीज़ें प्रमुख हैं। पहला तो है जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जिनको हम लोग रेन ड्रॉपलेट्स भी कह सकते हैं, इसकी साइज़, और दूसरा इसकी साइज़ और वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी ऑफ अ फॉल ये तय करता है कि जो नीचे आती हुई रेन ड्रॉप है उसके चांस फॉर इवेपोरेशन क्या है। ये साइज़ जितनी बड़ी होगी और वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, हम कह सकते हैं उस रेन ड्रॉप की नीचे सरफेस तक, पृथ्वी तक पहुंचने की चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। और ये साइज़ और वेलोसिटी कैसे बढ़ती है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे हमारे अगले लेक्चर में जो रेनफॉल पर है। और फाइनली आज के मुख्य बिंदु जो आज हम लोगों ने देखा, पहला, वाटर ये नेचुरली, प्राकृतिक रूप से तीनों स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। दूसरा, जो वाटर का अणु है, मॉलिक्यूल है, ये एक चेन के फॉर्म में एक पूरी सीरीज़ बन जाती है। क्यों? क्योंकि पार्शियल, आंशिक रूप से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है वाटर के मॉलिक्यूल पर, इस पर हमने बात किया। इसके बाद गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, इसका क्या भूमिका है क्लाउड के फॉर्मेशन में, हम लोगों ने इस पर चर्चा की। इसके बाद क्लाउड की फैमिली और उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा, क्यूमुलस क्लाउड, स्ट्रेटस, निम्बस, इसके बाद आल्टो और सिरस, ये जो नाम यूज़ किए गए हैं और कैसे ये नाम कॉम्बिनेशन में यूज़ करके बाकी पूरा क्लाउड का क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण है, इसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद हमने समझा कि क्लाउड्स कैसे ये जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके ऊपर भी बन सकते हैं, उससे ज़्यादा तापमान पर भी और उससे कम तापमान पर भी। और इन दोनों में अंतर क्या है? एक में डस्ट, ऐश और हम कह सकते हैं सॉल्ट के पार्टिकल्स न्यूक्लियस का काम करते हैं, और जब फ्रीजिंग पॉइंट के 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होता है, ये कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो न्यूक्लियस का काम करते हैं। ये हम लोगों ने देखा। और अंत में हमने ये समझा कि कैसे रेन ड्रॉप की जो साइज़ है और उसकी वेलोसिटी है, ये जो फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर है, ये दोनों चीज़ें मिलकर ये तय करती हैं कि कौन सी बूंद सरफेस तक पहुँचेगी और कौन सी बीच में ही वाष्पीकृत होकर के वापस चली जाएगी, या यूँ कह ले कि कौन से बादल वर्षा करेंगे और कौन से बादल वर्षा नहीं करेंगे। और फाइनली बात थिंकिंग ज्योग्राफिकली की। हमारा आज का प्रश्न या ऑब्जर्वेशन है, वाई द वर्टिकली डेवलप्ड निम्बस क्लाउड्स आर मोर रेन बियरिंग एज कंपेयर टू अदर क्लाउड टाइप्स। जितने भी तरह के बादल हैं उनमें जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं, इनकी वर्षा करने की क्षमता सबसे ज़्यादा क्यों होती है, या इनसे सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है अपेक्षाकृत दूसरे बादलों के? इसके ऊपर विचार करिए।